सिंपल सा तरीका है कि हमें टॉपिक फोकस्ड होना है कि किस टॉपिक पे ज़्यादा कमांड कर लें, किसको रिवाइज करके चले जाएं। ऐसी कंडीशन में हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं अपने फूड को और अपनी स्लीप साइकिल को। बीपीएससी को लेकर के कहा जाता है कि 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। या तो करेंट अफेयर है, बिहार स्पेशल। चैट जीपीटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, जेमिनी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप जेमिनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरे बंदे से 2 कदम पीछे होंगे। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल है। ये 2 घंटा, मैंने क्या बोला, जैसे आपसे मैंने कहा कि अगर आपको सेम क्वेश्चन 4 घंटे में दिया जाए तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सही करोगे, लेकिन 2 घंटे में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो अभी कितने दिन हमारे पास शेष बचे हैं? 12 दिन। अब सवाल ये है कि इन 12 दिनों को इफेक्टिव यूटिलाइज कैसे किया जाए, क्योंकि ये 12 दिन हैं और इन 12 दिनों को अगर आप बेटर यूटिलाइज कर लेते हो तो ये मानकर चलो कि आपको अगले साल के लिए प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो पूरा साइकिल वापस से स्टार्ट होगा, यानी फिर से आपको प्रीलिम्स से ही अपनी जर्नी को शुरू करनी होगी। अब इन 12 दिनों में हमारे पास सब्जेक्ट बहुत हैं। अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो 7-8 सब्जेक्ट तो हमें पढ़ने होते हैं और उन्हें बार बार रिवीजन भी करना होता है, PYQ भी करना होता है। लेकिन इन 12 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? सर, तो बच्चों के पास केवल 12 दिन हैं। अब इन आखिरी 12 दिनों में उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? थैंक यू सो मच सर। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा होता है, हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ चल रही होती है और ऐसी कंडीशन में हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं अपने फूड को और अपनी स्लीप साइकिल को। तो अभी सबसे पहले तो आप याद रखें, देखिए सिलेबस तो बात की बात है, जब तक आप हेल्दी नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। तो अभी से लेकर के पूरी इस 12 दिन में आपको हाइड्रेट रहना है और फूड प्रॉपर तरीके से लेना है। दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, आप जितना पढ़ते हो उतना ही आपको कम समझ में आता है। आपको लगता है कि यार ये तो कुछ है ही नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट क्या है मेरी नज़र में, कि वो जब जब पढ़े तो उसे लगे कि उसे कुछ पता नहीं होता। तो अब आप कोई नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब टाइम, अगर आप नई चीज़ पढ़ोगे तो आपके पास रिवीजन का टाइम बिल्कुल कम होगा। तो अब जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, यानी कि जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अब क्या करना है कि अब इसको स्टार्ट क्या करें इस तरीके से कि आप जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको रिवीजन करना है। अच्छा, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों बैठ करके उसे रिवीजन करेंगे। आपको करना क्या है, PYQ और MCQ क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाना है, आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। जैसे सर, ये तो एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट की बात मैं कह, एक तो अपने आप को हेल्दी रखना है, दूसरा नई चीज़ें नहीं पढ़नी है और PYQ पर पूरी तरीके से बेस्ड होना है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि सब्जेक्ट बहुत हैं, तो किन किन सब्जेक्ट पे हम सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस पढ़ाता हूँ और बीपीएससी में साइंस को लेकर के बहुत अच्छा खासा वेटेज है। अब साइंस में किन किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ, क्योंकि बिहार स्पेशल और करंट से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और हमारे सामने जो शिक्षक हैं वो इसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कौन कौन सा तरीका हो सकता है, क्योंकि देखिए करंट को इन 16 दिन में कवर कर पाना इतना आसान नहीं है। जो भी आप लोग बात कर रहे हैं, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन में इतना आसान महीनों में भी करंट नहीं कर पाओगे। तो अभी क्या ऐसी एक अब जादुई बान बोली या फिर कोई ऐसा जादुई घोल हो कि ये कम समय में उस करंट को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं? सर देखो, बच्चों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इन कौन कौन विषय उन्हें रिवीजन करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बीपीएससी को लेकर के कहा जाता है कि 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास करके हिस्ट्री हो गया या तो करेंट अफेयर है, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो विद्यार्थी को अच्छे अंक दिलाता है। लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल में पढ़ने को बहुत कुछ है सर, मतलब अगर देखा जाए तो एक बड़ा सेगमेंट है। लेकिन समझदारी यही है कि हमें पढ़ के क्या जाना है। क्या हमें सब कुछ पढ़ के जाना है? नहीं, सब कुछ अब इतना समय भी हमारे पास नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ के जाएं। अगर बिहार स्पेशल को देखा जाए तो बिहार ज्योग्राफी से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब 3-4 सवाल आप बिहार ज्योग्राफी के देख सकते हो। दूसरा सेगमेंट है बिहार हिस्ट्री, जहां से लगभग 10 से 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अगर बिहार ज्योग्राफी और बिहार
हिस्ट्री को ले लिया जाए तो जहाँ से हमारे 15 सवाल हैं और ये पूछे जाएंगे ही जाएंगे। बिहार पॉलिटी का बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पॉलिटी में वो सारी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं, तो बिहार पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा हमें रिगरसली उसको ध्यान देने की उतनी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार करंट अफेयर, अगर इन तीनों को देख लें तो लगभग 8 से 9 सवाल पूछे जाएंगे और ये फिक्स है, हर साल पूछे जाते हैं। तो बिहार स्पेशल में हम इन 3 सवालों को, 3 सेक्शन को ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर एंशिएंट मिडिवल की बात किया जाए तो जहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और वहाँ भी दायरा तय है। जैसे अगर मैं एंशिएंट को उठाऊं तो एंशिएंट में एक चैप्टर होता है स्टोन एज, जहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेज हैं कि क्वेश्चन पूछेंगे। बीपीएससी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है वो रहा है हड़प्पा, जहाँ से 1 सवाल या कभी कभी 2 सवाल पूछेगा। बच्चा वो रिवाइज कर ले सकता है अंतिम समय में अपने क्लास नोट्स को। दूसरा टॉपिक है उसका जो धर्म सुधार आंदोलन है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बुद्धिज्म जैनिज्म, फिक्स है क्वेश्चन, यहाँ से पूछेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मौर्यन जो है, खास करके बिहार तो मौर्यों की धरती रही है, यहीं से मौर्यन सभ्यता का उदय हुआ, वो टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा गुप्ता एज, अब इसके दायरे में सर बहुत सारे और इतिहास के टॉपिक आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांसेज कम है, तो आप अपने उस नोट्स को रिवीजन पे फोकस ना करें, आप PYQ बना लें, बहुत है। इसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी देखो बहुत बड़ा विषय है, मैं खुद पॉलिटी पढ़ाता हूँ, आपको पता भी है कि लगभग 250 पेज का नोट्स तो बना ही होगा। तो क्या 250 पेज के नोट्स को आखिरी 12 दिनों में रिवीजन किया जा सकता है? आंसर है नहीं। कैसे पॉसिबल है ये? सिंपल सा तरीका है कि हमें टॉपिक फोकस्ड होना है कि किस टॉपिक पे ज़्यादा कमांड कर लें, किसको रिवाइज करके चले जाएं। जैसे पार्लियामेंट बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, जहाँ से 2-3 सवाल पूछे जाएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जहाँ से आपके 2-3 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जो खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 1-2 टॉपिक और है, जैसे जुडिशरी। ये 3-4 टॉपिक भी अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो आप 18 में 10 से 12 क्वेश्चन इजीली हैंडल करने की स्थिति में रहोगे। तो आप पॉलिटी को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि देखो पॉलिटी आपको 12 सवाल देगा, 12 से 18 के बीच में रेंज होता है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक भी अपने चीज़ों को रिवीजन करके चले जाते हो तो आप 12 सवाल लेकर आओगे, उसको आंसर सही करके आओगे। हिस्ट्री में मॉडर्न का वेटेज बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। मॉडर्न में क्या हमें सब पढ़ना है? अगर देखा जाए तो मॉडर्न 1857 के पहले बहुत सारी स्टोरी है, आप बहुत क्लास में स्टोरी पढ़ते हो, क्या वो स्टोरी से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे? आंसर है नहीं। और अगर पूछा भी जाएगा तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। आप PYQ उठा के देख लीजिए, कितने सवाल बीपीएससी ने पिछले 4-5 वर्षों में पूछा है? किसी बच्चे ने देखा है PYQ पलटकर कितने सवाल पूछे गए? बहुत कम। या तो पूछा भी गया तो एक पूछा गया, या तो नहीं पूछा गया। क्वेश्चन पूछे कहां से जा रहे हैं? 1857 से, और उसके बाद 1885 से, 1885 से 1947, और स्पेसिफिकली फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को भी अगर हम फोकस करें तो 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक गांधीयन मूवमेंट और दूसरा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। आप बीपीएससी के PYQ उठाकर देखिए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से वो बार बार क्वेश्चन पिछले 3-4 एग्जाम से रेपिटेशन पे पूछ रहा है। अब उसका एरिया बढ़ा दिया है, जनरली आप उसको क्लास में साइडलाइन करके जाते हो। तो हमें फोकस्ड होने की जरूरत है हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के। करंट, अब बताओ, करंट सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, अभी पढ़ने के बाद भूल भी जाते होंगे, कॉमन थिंग है, सब बच्चे बोलते हैं सर। तो अब आप जब भूल रहे हो तो क्या पढ़ के जाओ? देखो बहुत सारी चीजों को छोड़ के भी जाना है, सब पढ़ के नहीं जाना। एक आता है ऑबिच्योरी, जिसमें किसकी मृत्यु हुई आप रटते रहते हो, उसको मत रटो ना यार, नहीं पूछेगा सवाल। और अगर पूछ भी लिया तो 30 क्वेश्चन पूछते हैं करंट में, कितने पे आपको टारगेट लेके चल रहे हो? आप 25 का टारगेट लेके चलो, क्योंकि 30 आप बहुत ज्यादा पढ़ के भी जाओगे ना, 30 नहीं कर सकते। मैं सही बोल रहा हूँ सर? बात करंट की नहीं है। आप चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, आप 100% तो उसमें आप नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? तो बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई 25-30 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो भी बहुत है।
मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 20 भी कर पा रहे हो तो भी सही है, लेकिन हाँ, बट 20 से कोशिश कीजिए कि 22 और 23 क्वेश्चन होने चाहिए। और बहुत अच्छी बात भाई कही आपने शशि सर कि कुछ चीज़ें हमें छोड़नी होती है, हर चीज़ पढ़ने के लिए नहीं हो। खासकर करंट की बात करते हैं तो 1 साल का करंट आप कैसे कर पाओगे? आपसे नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के फैक्ट तो रटे नहीं जा रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हो? तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप एक बार देखोगे ना तो वो चीज़ें, क्योंकि अब देखो, अब हमारी मेमोरी ऐसी नहीं है कि आप रट्टा मार सकते हो। हम छोटे बच्चे नहीं हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो रट्टा मार सकते हैं ना, आपको बार-बार वो चीज़ देखोगे तो माइंड ऑलरेडी क्लिक करता है। जी सर, और क्या कह रहे थे आप? एक तो सर बच्चों को कहना चाहेंगे कि पीवाईक्यू को आखिरी 12 दिनों में यूटिलाइज करके जाना है। आपको मैंने एरिया बताया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन एरिया के पीवाईक्यू को आप यूटिलाइज करो। जितना ज़्यादा पीवाईक्यू को आखिरी 12 दिनों में यूटिलाइज करोगे उतना बेहतर है। अब समय है कुछ नया नहीं पढ़ने का, जैसा कि सर ने आपको बताया कि नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक बात बताता हूँ, परीक्षा सब कुछ पढ़ने से क्लियर नहीं होता है ना। चाहे हम लोग ने भी तैयारी की है, हमें पता है कि सब कुछ पढ़ा जा भी नहीं सकता और सब कुछ को याद रखा भी नहीं जा सकता। आप भले ही सब कुछ पढ़ लो, क्या एग्जाम सेंटर तक जाते जाते वो सारी बातें आपको याद रहेंगी? आंसर है नहीं, किसी विद्यार्थी को याद नहीं रहता। तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर हमारा ये टॉपिक भी छूट गया, वो छूट गया। अब उन पर ध्यान नहीं देना है, फोकस्ड ये होना है कि जितनी बातें हमने पढ़ी हैं, क्या हमने वो सारे सिलेबस के जो मेजर एरिया हैं वो कवर कर लिए? अगर कवर कर लिए हैं तो अब उसे जितना ज़्यादा रिवीजन करें, कुछ नया नहीं पढ़ना, रिवीजन करना और पीवाईक्यू को यूटिलाइज करना। क्योंकि इन 12 दिनों को आप जितना बेहतर यूटिलाइज करोगे, 2 घंटा आपका उतना बेहतर बीतेगा। और वो 2 घंटा अगर बहुत अच्छा बीतता है तो वो 1 साल की जो साइकिल है वो उससे आपको निकलने का मौका मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर विज्ञान। अगर मैं पिछले 2-3 वर्षों के प्रश्नों को देखूं तो विज्ञान एक ऐसा रहा है, बहुत सारे बच्चे तो मैंने सर ऐसे देखे जो ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाइड हो चुके हैं, वो जॉब में थे, लेकिन जब वो अपना रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बीपीएससी के पेपर में अपीयर हुए तो उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। कारण क्या था? साइंस। क्योंकि साइंस लगभग 30 सवाल पूछ रहा है और 30 के साथ वो बीपीएससी फिक्स है कि 30 पूछेगा। अगर मैं साइंस टेक को भी शामिल कर लूं तो वो लगभग नंबर 35 तक चला जा रहा है, लेकिन वो 30 से कम नहीं हो रहा। अब इतना बड़ा एरिया है सर, 30 में अगर विद्यार्थी कट ऑफ 80, 85, 90 कट ऑफ जा रही है, तो अगर वो 30 पर अच्छा कमांड कर लेता है, जो पॉसिबल है, तो उसे क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँ कि अगर प्री पास करना है सर तो विदाउट 2 सब्जेक्ट भी प्री पास नहीं कर सकता, एक साइंस और एक इकोनॉमिक्स। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर साइंस और इकोनॉमिक्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो सबसे कम बच्चे पढ़ते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि उनका बैकग्राउंड साइंस का ना होना। जैसे कि आपने कहा कि 30 क्वेश्चन हैं और कई बार वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी से कम से कम 3 से 4 को आप 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप में से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हो, तो आप 3 सब्जेक्ट पे बोलोगे सर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। आप में से ज़्यादा लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को एक हाई लेवल तक लेके जाते हो। लेकिन अगर मैं आपसे साइंस के कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे। देखो, साइंस सबसे छोटा सेगमेंट है और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो अब एक साइंस ही एक ऐसा बचा है सर जो कि बैलेंस बोल सकते हो आप। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो साइंस का नहीं है, इस कारण से वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो मैं आपको ये बताऊं कि साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूं कि गारंटी है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे। 1-2 का मतलब ये है कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक आपको बता रहा हूं कि आपसे रट्टा मार के चल जाइए, बिल्कुल हाई लेवल पे आपके 5-10 क्वेश्चन इजीली बनेंगे। हमें पता है कि बायोलॉजी एक लंबा पोर्शन है और बायोलॉजी से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे जो ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन मॉर्फोलॉजी बोल दो, वहां से कम 2-3 क्वेश्चन तो बनेंगे। अब सेल की बात करते हैं, आप सेल को जाके देख लो, सेल से 2-3 क्वेश्चन तो गारंटी है। चाहे आप 70 को देखो, 71 को देखो, गारंटी है सेल से क्वेश्चन है ही है। दूसरा डिजीज। अब भाई डिजीज से क्वेश्चन वो हर बार पूछ रहा है, तो आप डिजीज को रट्टा मार के चल जाओ। अब क्या होता है कि केवल और केवल डिजीज की बात जब कर रहा हूं तो केवल ये नहीं है कि आप सिर्फ डिजीज क्या लेके जाए, जो बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगस है, आप उसको लेके जाओ। अरे आपके पास ऑर्गन सिस्टम है, उससे भी तो रिलेटेड डिजीज है, आप उसको क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि हमें सिर्फ
आपने कभी एक दो बुक देख ली है, वहाँ डिजीज का मतलब केवल क्या है, ये जो वेक्टर डिजीज होते हैं, एयरबोर्न डिजीज होता है, आप उसको रट्टा मार के चल जाते हो। क्यों? आपकी पूरा ह्यूमन सिस्टम है। क्या किडनी की डिजीज नहीं हो सकती? देखो क्वेश्चन है। क्या लंग से डिजीज नहीं है? देखो क्वेश्चन है। क्या आपके हार्ट से डिजीज नहीं है? वहां से क्वेश्चन है। तो डिजीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो 4 फैक्टर नहीं है, आपको पूरे के पूरी बॉडी के डिजीज को देखनी पड़ेगी। दूसरा, विटामिन। विटामिन से क्वेश्चन से आ रहा है, मतलब विटामिन का मतलब मेरा ये है कि जो न्यूट्रिएंट है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कार्बोहाइड्रेट को देखिए, आप प्रोटीन को देखिए, आप फैट को देखिए, आप मिनरल्स को देखिए। अब आपको हम जब मुझे पता है कि एक क्वेश्चन है, अच्छा कितना बड़ा है। और अच्छी बात तो क्या है, बीपीएससी की मैं बात करूं तो अगर आप पीवाईक्यू भी लगा लेते हो तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। देखो कम से कम अगर आप प्री पास करना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 10,000 से 20,000 क्वेश्चन का संग्रह होना चाहिए आपके माइंड में। आप इतना कर लिया, आप इजीली कर पाओगे। देखो टेक्नोलॉजी की बात करो, अगर इस बार जो आप 72 दे रहे हो, क्योंकि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस ना करो, क्योंकि अब थोड़ी लेट हो गई है, बट मेंस जैसे ही करोगे, प्री पास हो जाए तो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना। लेकिन जो लोग अभी क्लास में क्या है 73, 74, 75 दे रहे हैं, आपसे मैं एक साफ साफ बात कहना चाहता हूँ कि जनरल साइंस तो फिर भी आप लोगों ने पढ़ी है, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है। और आपके मेंस में जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। जब मैं जाता हूँ उससे क्लास के लिए, तो हर बार मैंने देखा है कि क्लास में 1-8% बच्चे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जवाब नहीं दे पाते। क्यों? आपको हिस्ट्री के बारे में पता है, ज्योग्राफी के बारे में पता है, पॉलिटी के बारे में पता है, बिहार स्पेशल के बारे में पता है, क्यों नहीं पता है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में? और यहाँ पे तो पीवाईक्यू भी नहीं है, वहां तो आपको लिखना पड़ेगा। आप कैसे कर पाओगे इसको? आपने बस एक ही टॉपिक को, यानी कि एक और दो टॉपिक को आपने एकदम दरकिनार कर दिया, वो है साइंस और वो है इकोनॉमिक्स। आप यकीन करिए इन दोनों सब्जेक्ट पे कमांड अगर नहीं है तो ना तो प्री निकलेगा ना तो मेंस निकलेगा। बट अभी क्योंकि 72 दे रहे हो, टाइम बहुत कम बचा है। अब जैसे ये तो बायोलॉजी की बात मैंने कही, प्लांट बायोलॉजी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे वो प्लांट मॉर्फोलॉजी हो, आपसे एक क्वेश्चन है तो आप उसको एक बार देख के चले जाओ। जब मुझे पता है कि एक क्वेश्चन है तो फिर क्यों छोड़ना उसे? दूसरा, अभी बहुत सारे बच्चे, सर अभी जब मैं आया तो कह रहे सब फिजिक्स अच्छे तरीके से कराएगा, फिजिक्स अच्छे तरीके से। अब क्योंकि 70 में क्या हो गया, 71 में क्या हुआ, उन्होंने फिजिक्स पूछ लिया, अब आप फिजिक्स को पूरा उसमें न्यूटन बनना शुरू कर दिए। अरे आप जाके पहले भी तो देखो, फिजिक्स से क्वेश्चन थे, बट उन्होंने 71 में फिजिक्स से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वो। बट क्योंकि आपने 9th-10th भी अच्छे से नहीं पढ़ी है, तभी आपको वो क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं। अब फिजिक्स की बात करते हैं, हमें पता है कि 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछा है। कहाँ से क्वेश्चन पूछना है? साउंड और लाइट अच्छे तरीके से चल जाइए, न्यूटन अच्छे तरीके से चल जाइए। दूसरा, आप मेजरमेंट अच्छे तरीके से कर लीजिए, और मिरर से क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम उसको वहीं पे रख सकते हैं। कहाँ पे? जो लाइट वाला पोर्शन है, लाइट में मिरर पे कनेक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको थोड़ा सा आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और जो मेन एलिमेंट्स हैं आप उसको बिल्कुल रट्टा मार के चलिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपने इसको भी कवर कर लिया, आप यकीन करिए 13-14 सवाल तो कहीं के भी नहीं गए। सबसे छोटा सेगमेंट है साइंस का, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो है वो कवर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन है? जैसे अभी आपने सर कहा कि जो दोबारा एग्जाम देते हैं वो फेल किस में हो रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताता हूं कि आप इस 12 दिनों में चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं, जेमिनी का यूज कैसे कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आप जेमिनी का यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप चैट जीपीटी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरे बंदे से 2 कदम पीछे होंगे। क्यों? आप पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर? सब वो पूर्वालोकन हो गया, यानी कि जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, अरे आप उसको छोड़ दीजिए। आज चैट जीपीटी पर एक सिंगल कमांड डालिए, हर टॉपिक के वो क्या करेगा। ठीक है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, आपके पास नोट्स है, आपके पास नोट्स है, आप कुछ नहीं करना। आप चैट जीपीटी जेमिनी पर क्या कीजिए, आप एक सिंपल सा कमांड डालिए, आपको सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट दे देगा, ताकि आप उसको इजीली क्या कर सकें, उसको रिवाइज कर सकें। तो सर ये है साइंस की एक स्ट्रेटजी जो आप कर सकते हैं। 2-4 मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, आप उसको प्रॉपर तरीके से देख ले। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल भी होंगे, तो अगर आप सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। जी मैम। इतने कम टाइम में अभी करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें? रिवाइज नहीं, कवर। इफ देयर इज समवन हु लोग सर, ये हैजंट सवाल कवर्ड। आपका है, आप बता सकते हैं।
देखो, करंट की बात करें, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि किस टॉपिक से करंट में सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर PYQ को देखें या तो पिछले बरसों के सवालों को देखें, तो जैसे इंडेक्स और रिपोर्ट है, वहाँ से 2-3 सवाल वो फिक्स एरिया है। और एक साल में कितने इंडेक्स रिलीज होते हैं? मुश्किल से 8 से 10। बहुत बेसिक बेसिक छोटे छोटे रिपोर्ट आते हैं, उनको मैं नहीं बात कर रहा। मेजर रिपोर्ट 10, और 10 से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? 3। दूसरा सेगमेंट है जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, जैसे बिहार का फ्लैगशिप स्कीम है, नेशनल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम और प्रोजेक्ट है। पूरे साल में 15 से 20 स्कीम है जो सरकार के फ्लैगशिप हैं। सवाल 3 से 4। अब आप देख लो कि 2 छोटे एरिया जो बहुत बड़ा नहीं है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? अगर हम देखा जाए तो 6 से 7 सवाल यहां से आ रहा है। तीसरा टॉपिक जो आता है वो आता है इकोनॉमी का, सरकार का जो डेटा है अलग अलग, जैसे GDP रिलेटेड या तो सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट के डेटा हैं, वहां से भी आपको 3 से 4 डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप सोचिए कि इन चीज़ों से इसलिए कहा जाता है कि खास करके जो बिगिनर बच्चा होता है वो PIB फोकस्ड करे, वो सरकार के डिपार्टमेंट को फोकस करे, वहाँ से वो बड़ा एरिया कवर कर ले जाता है। खैर, अब तो हमारे पास समय कम है तो हम PIB वगैरह बात नहीं करेंगे। हमें जो मैगजीन्स मिले हैं उसमें वो चीज़ें कवर्ड हैं। तो हमें क्या कर लेने हैं? पहला इंडेक्स और रिपोर्ट, दूसरा गवर्नमेंट का स्कीम, और तीसरा जो गवर्नमेंट का जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। यहाँ से हमारे 10 सवाल फिक्स है। इसके बाद आता है खास करके सरकार का जो पॉलिटी रिलेटेड डेटा रहा, जो करंट अफेयर में बने रहे, जो हाईलाइटेड रहा, उन चीज़ों को फोकस कर लेना है। अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं कि किस डिपार्टमेंट में किसका अपॉइंटमेंट हुआ, कितने अपॉइंटमेंट के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप बताओ सवाल क्या पूछ रहा है? अगर कोई बड़ा बॉडी है, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपॉइंटमेंट हुआ, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से वो सवाल पूछ रहा है। जैसे लोकपाल में अपॉइंटमेंट हुआ तो लोकपाल, तो ये जो हाईलाइटेड 4-5 अपॉइंटमेंट 10 रहते हैं एक साल, उनके बॉडी रिलेटेड चीज़ों को कर लेना है। 2-3 सवाल वहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद एक एरिया जो हमारा करंट अफेयर में आता है, जो हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है और ठीक ठाक सवाल पूछता है, IR का एरिया, जिसको हम फोकस नहीं करते हैं। अब IR में क्या हमें बहुत पढ़ने हैं कि हमारी सरकार ने अलग अलग देशों के साथ कितने MOU साइन किए हैं, सब पढ़ना नहीं पढ़ने। सरकार ने जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है सरकार का, जिसमें कुछ एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कुछ कंक्लूडिव है, केवल वो याद करके जाने हैं, MOU नहीं ध्यान रखने। अब आप देखोगे ना कि हर बार अभी नरेंद्र मोदी जी कुछ देश गए हुए हैं, अब वहाँ भी उस देश के साथ 2-4-10 MOU तो साइन करके आएंगे। ऐसे MOU तो पूरे साल में 200 से 400 होते हैं, हम याद भी नहीं रखते और सवाल पूछते भी नहीं हैं। हाईलाइटेड एरिया, कुछ हाईलाइटेड एरिया जैसे जो न्यूज में बना रहा, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के बहुत हाईलाइटेड एरिया रहे, मैपिंग वेस्ट एरिया रहा, उनको करके जाने हैं। इन एरिया को कर लेते हैं। कुछ मेजर एक्सरसाइजेज रहे हैं मिलिट्री या नेवल, तो हमारे लगभग हम 18 से 20 सवाल करंट अफेयर के टच कर लेंगे। अब इसके बाद और भी एरिया आता है अवार्ड एंड ऑनर। एक साल में अब अवार्ड देखोगे तो 20-50 अवार्ड है। इतना अवार्ड है, आप उसको कितना याद करोगे? तो उसमें हाईलाइटेड अवार्ड याद करने हैं, जैसे नोबल अवार्ड किसको किसको मिला, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला, बुकर प्राइज जैसे किसको मिले हैं, तो इस प्रकार के एबल अवार्ड किसको मिला। ये जो 4-5-10 जो हाईलाइटेड अवार्ड हैं, इनको करके जाने हैं। सारे अवार्ड करके नहीं जाने। या तो नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं अलग अलग कंट्री में, 2-4-10 अवार्ड लेके आ रहे हैं, उनको रट रहे हो, सवाल नहीं पूछेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें किन किन बातों को पढ़ के जाना है, क्योंकि पूरी मोटी 150-200 पेज की मैगजीन आप याद कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। इवन अगर हमें या सर को दे दिया जाए और कहा जाए कि 150 पन्नों के मैगजीन में 150 आप याद कर लो, पॉसिबल है ही नहीं। अब ऑबिचरी रटने लग जाते हो। नहीं, अगर ऑबिचरी में हम किन को याद करेंगे? जो कुछ वैसे व्यक्ति रहे हैं जो म्यूजिक के फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाया है, पद्म विभूषण या पद्म श्री जैसे अवार्ड रहे हैं, तो उनको हम देख लेंगे। जो या तो साइंस के फील्ड में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्री के गवर्नेंस में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, अदरवाइज हम सारे ऑबिचरी को रटने नहीं है, छोड़ दें। जैसे तुम लोग डेट रटने लग जाते हो कि किस दिन क्या होता है, कितने डेट आपको एग्जाम में पूछेंगे। और हाईलाइटेड जो चीज़ें होती हैं वो तो आपको वैसे भी याद रहता है, आप ओवर गो थ्रू करते हो, तो उनको छोड़ने हैं। स्किप करोगे तो कुल मिलाकर के आपको 150 पन्ने के मैगजीन में 50 से 60 पेज रहेंगे और ईजिली आप उसको करके जा सकते हो। और आप
20 से 22 सवाल इजीली करके जा सकते हो और आपको अंक मिलेंगे। इतनी करके जाओ, देखना जब आप आओगे ना, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, गवर्नमेंट स्कीम, प्रोग्राम करके जाना है। अगर ये करके नहीं गए तो ये मानकर चलो कि 50% एरिया, जैसा कि सर ने कहा कि इकोनॉमी बच्चा नहीं पढ़ता, रियलिटी है इकोनॉमिक्स उसे ऐसा विषय लगता है कि अरे ये भी पढ़ना है क्या, जीडीपी में क्यों पढ़ूं। लेकिन अगर आप इकोनॉमी में 2 चैप्टर, एक चैप्टर नेशनल इनकम और एक चैप्टर जो है हमारा वो है 5 ईयर प्लान, अगर ये 2 चैप्टर भी बढ़िया से करके चले जाओ तो इकोनॉमी में 5 सवाल आप सही करके आओगे। और जनरली बच्चा इसको स्किप करता है, आप करके जाते हो तो आपको 5 एज मिलेगा। पॉलिटी तो सब पढ़ रहा है, बिहार का बच्चा तो वैसे भी पॉलिटिशियन टाइप की बात करता है, उसको पॉलिटी ठीक आती है। इतिहास, बिहार ऐतिहासिक धरोहर वाला जगह रहा है, बिहार का बच्चा तो जन्म लेते ही लगता है इतिहास पढ़ना स्टार्ट कर देता है, उसको इंटरेस्ट भी बहुत आता है। भूगोल खूब बढ़िया से पढ़ता है, लेकिन वो जो उसको सिलेक्शन दिलवाने में हेल्प कर सकता है, जो दूसरे विद्यार्थियों से उसको अलग बनाएगा, वो नहीं कर रहा। वो साइंस को फोकस कम कर रहा है, वो करंट अफेयर को फोकस बहुत कम कर रहा है, वो आपका खास करके इकोनॉमिक्स को फोकस नहीं कर रहा। वो बिहार स्पेशल में भी क्या पढ़ रहा है, वहाँ भी इतिहास ही पढ़ना शुरू कर देता है ना। मतलब वहाँ भी उसको पढ़ना चाहिए। बिहार के स्कीम्स, मेजर प्रोग्राम 6-7 सवाल पूछ रहे हैं, अरे एक एक नंबर सिलेक्शन के लिए मैटर करता है। आप दूसरों से 1 अंक एक्स्ट्रा लेके आते हो, आपका रोल नंबर लिस्ट में आएगा, 1 अंक कम आता है रोल नंबर लिस्ट में नहीं आएगा, और फिर से साइकिल वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और किसी को कुछ पूछना है? सर एक और क्वेश्चन था सर, अगर मॉक्स लगा रहे हैं और स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, तो मतलब मॉक्स लगाना कंटिन्यू करें या फिर रिवीजन पे फोकस देखो करें? मैं अब तो कहूँगा कि अब आपके पास 10 से 12 दिन है, तो एक मॉक आप और लगा लो, उसके बाद फोकस होना है। मॉक का पर्पस केवल अंक लाना नहीं होता। देखो मॉक आप क्यों लगा रहे हो, ताकि पहली बात तो ये है कि उस 2 घंटे, जो 2 घंटे आपको बिताना है वहां जाकर के, उस 2 घंटे को आप कितना अच्छा मैनेज कर पाते हो, खुद को हैंडल कर पाते हो। मैं सही बोल रहा हूं सर? आप पूरे साल पढ़ो, 12 से 14 महीने आप खर्च करते हो, अगर 2 घंटे आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया, क्या फायदा। ये 2 घंटा को हैंडल करना हम कहाँ सीखते हैं? मॉक लगा करके। उस 2 घंटे में हमें कितना देर समय खर्च करना है कॉलम फिल करने के लिए, कितना देर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या आनी है। अब मॉक लगा रहे हो, आप एग्जाम देने जाओगे, विद्यार्थी क्या करता है, जैसे ही प्रश्न देखा उसकी आदत होती है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 150 टच करने वाली, ये गलती नहीं करनी। पहला अटेम्प्ट जब हम पेपर को उठाएं तो हमारी फोकस ये होनी चाहिए कि पहले रन में हम उतने सवाल कर लें जिस पे हमें 100% कमांड है, जिस पर 100% गारंटी किसका आंसर यही होगा। 150 सवाल पूछे जाएंगे, 150 में दावे के साथ कहता हूं कि 60 सवाल ही ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि पढ़ा हुआ है और याद भी आ रहा है। बाकी इसके अलावा जो 90 सवाल ऐसे होंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं नया बार, उसमें तो 30-40 सवाल नई बार देख रहे होंगे पहली बार। तो अब क्या करें, वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाएं या खुद को हैंडल करें? खुद को हैंडल करना, क्योंकि बाकी जो 60 सवाल के बाद जो आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि 60 सवाल में सिलेक्शन तो होगा नहीं, 60 सवाल में आपको आता भी है तो 2-4-5 गलतियां तो हो ही जाएंगी। तो मैं 55 ही लेके चलता हूं। बचे कितने, लाने कितने हैं? 90 तो लेके आओगे ना। 90 से 95 अगर सेफ साइड नहीं खेलोगे तो फिर फ्री माइंड से मेंस के लिए आंसर राइटिंग और आगे की तैयारी कैसे करोगे? तो बाकी बचा 45 जो हमें लाना है, वो कैसे लेकर आओगे? उसी में काम आता है आपका अंडरस्टैंडिंग, आप कितने मॉक्स प्रैक्टिस करके रखे हो, आपका इंट्यूशन। उनके आधार पर आप 40 से 45 सवाल सोल्व करोगे और आपको अटेम्प्ट करना 120 से 30, क्योंकि 120 से 30 लगाओगे तो गलतियां भी होंगी और आप ठीक ठाक 90 से 100 के बीच में आ जाओगे। इसलिए मॉक लगाने हैं। जो विद्यार्थी मॉक नहीं लगाता है वो यूं समझ लो कि वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है कि वो जब आप एग्जाम हॉल में जाएगा वो 2 घंटा उसको मैनेज करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे से सर बहुत सीनियर हैं, सर आपको बेहतर इस पे गाइड कर पाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात तो आप ही के सवाल है, 2 चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि करंट अफेयर्स की बात करें, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ है वो आपको पता होना चाहिए, और बाकी तो सर ने बताया ही। और साइंस की बात करें तो स्पेस
और डिफेंस, ये दो ऐसे सेगमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मॉक का मतलब क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा। आपने कहा कि सर मॉक लगा रहे हैं, वो नंबर नहीं आ रहे। अगर मैंने आपको एक मॉक दिया और वो 2 घंटे में दिया, और वही मॉक मैंने आपको कहा कि आप रिलैक्स होकर के 4 घंटे में कर पाओ, तो आप सबसे अच्छा मार्क्स कब लग के आओगे? 4 hours। बस 4 आवर में, क्योंकि आप 4 आवर का मतलब हो गया कि आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स है, और रिलैक्स होने का मतलब यहाँ पे क्या है, आप इजिली क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन 2 घंटे की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक साइकोलॉजिकल गेम समझ सकते हो, क्या कि भाई आपका माइंड ये कर रहा है कि 2 घंटे में क्या करना है, हमें कवर करना है। और गलती हमेशा वही होती है जहां हमें पता होता है। भाई अगर कोई क्वेश्चन नहीं पता है आपको, तो क्वेश्चन नहीं पता तो नहीं पता ना, कंफ्यूजन तो वहां पे है जहां आपको कुछ पता भी है और नहीं पता। वहीं पे काम आता है IPS, इंटरपर्सनल स्किल। तो मॉक में हमेशा क्या यूज करना है, इंटरपर्सनल स्किल यूज करना है, इजिली आप कर पाओगे। थैंक यू सर। जी जी जी। सर मतलब हिस्ट्री विद रेस्पेक्ट टू कौटिल्य, चाणक्य के बारे में हम पढ़े थे और उसके बारे में और भी रिसर्च किया, और उससे हम ये सीखे कि मतलब ज़िंदगी में जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है ना सर, वो ज़िंदगी में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल। और मैंने एक ऐसे इंसान को हम जानते हैं जो IAS एग्जाम में इसीलिए मतलब इंटरव्यू उसका हो नहीं पाया क्योंकि वो थोड़ा ओवर स्मार्ट थे, मतलब ऐसा उसको लगा था। एंड आई नो कि ओवर स्मार्ट तब आती है मतलब जब व्हेन यू नो सर्टेन थिंग, लाइक अगर आपके इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता है, आपको पता है आई नो दिस थिंग्स, तो आपको लगता है हम कोई भी चीज़ देंगे। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आपको आता है बट यू आर नॉट अनेबल टू गिव द आंसर, राइट। तो ओवर जो कॉन्फिडेंस सर, उसको मतलब उससे कैसे हम लोग को डील करना चाहिए। जैसे आप अभी कहे अगर हम लोग कुछ आता है तो हम लोग को ये सोच के चलना है कि हम लोग कुछ नहीं आता है, और मानिए अगर हमको कुछ आता है तो हमको ये सोचना चाहिए ना लाइक कि हमको ये चीज़ आता है, तब ना सर दे पाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस कैसे मतलब डील करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप ये कहना चाहते हैं कि सर जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो हमेशा नैया को डुबाता है। तो ऐसे समय में ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे हम क्या करें, काम रह के करें। तो देखो, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब तब होता है ना कि जब आपको वो चीज़ पहले से पता है। अब होता है क्या, समझना मेरी बात को। अब पहले के ऐसे क्वेश्चन नहीं रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन। अगर आपको पता होगा कि अब एक ही सवाल के 2 से 3 आंसर हो सकते हैं, बट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है वो तभी कर पाओगे जब आप उस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लगता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो इंटरव्यू में लेके आपको डूबेगी। यहाँ पे प्री में तो मुझे नहीं लगता कि ओवर जो स्मार्टनेस है वो काम आएगी, बट कोई ना, मैं तो कहूँगा कि कूल होकर के, काम होकर के आप उस क्वेश्चन को पहले देखें। और कभी भी जब भी ध्यान रखें कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई क्वेश्चन को देख रहे हो और सबसे पहला अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका ऑप्शन तो यही होगा, अधिकतर वो ऑप्शन नहीं होता है। समझेगा मेरी बात को, ओवर कॉन्फिडेंस यहीं पे है। मान लीजिए अगर मैंने आपसे पूछा, एक सिंपल सा सवाल है कि बोमेंस कैप्सूल कहाँ होती है, आपको पता है कि बोमेंस कैप्सूल कहाँ पे है, किडनी पे है, क्योंकि बोमेंस आपने पढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन में आएगा कि बोमेंस ग्लैंड कहाँ पे है, और सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा आपके पास, किडनी होगा। अब वहां पे आप सबसे पहले क्या डालोगे, किडनी डालोगे। दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने क्वेश्चन केवल बोमेंस पढ़ा, कैप्सूल अपने दिमाग में खुद से ला दिया। जबकि आप ये पढ़ो ना कि बोमेंस कैप्सूल अलग होती है, बोमेंस मेम्ब्रेन अलग होती है और बोमेंस ग्लैंड अलग होती है। और ये तब तक नहीं आएगा जब तक आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और यही एक सवाल आपके एक राइट आंसर को लेके डूब जाता है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो दोबारा पढ़िए, और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने कभी सुना नहीं है या कभी पढ़ा नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि उस एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करिए, क्योंकि अगर आपने तुक्का लगाने की कोशिश करी तो वो एक सही आंसर जो है वो चला जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि अधिकतर लोग पास कर जाए एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग की वजह से ये एग्जाम पास नहीं कर पाते। सो आई थिंक आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक आखिरी बात करते हैं सर कि गूगल जेमिनी जो है अभी आखिरी समय में विद्यार्थी इसको अपने लिए बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करें। आप विज्ञान पढ़ाते भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, तो इससे जुड़े हुए भी हैं, तो आप बच्चों को समझाइए कि कैसे उसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। अभी टाइम कम है और टेक्नोलॉजी हमेशा मानव के जीवन को सुगम बनाती है। आप इस समय कैसे कर सकते हैं, आप सब यूज करते हैं गूगल जेमिनी। अगर एप्लीकेशन यूज करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो कहाँ पे आइए आप इजीली गूगल क्रोम पे आ सकते हैं। अगर आप गूगल क्रोम पे अगर आप आओगे तो देखो राइट साइड में, ठीक है, ये मेरे राइट में, बट आपके लेफ्ट में होगा, राइट साइड में एक यहाँ पे अक्स जेमिनी है। आप समझे मेरी बात को, इस कम समय में
आप कितने स्मार्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। सर मैं अभी साइंस की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे 2-3 टॉपिक कहा कि भाई इन टॉपिक से क्वेश्चन 100% वो आता ही आता है। जैसे मैंने क्या बोला, विटामिन्स, मैंने कहा डिसीज। अब डिसीज की बात करते हैं तो भाई बहुत लेंथी नोट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब या तो अपने लेंथी नोट्स को क्या करो, कंसाइज करके आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, जेमिनी से पूछ सकते हो, या तो फिर अगर मान लीजिए आपके पास सर पीवाईक्यू नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, आप सिंपल से कमांड डालो कहां पर, जेमिनी पर, कि गिव, नहीं सर ये यहां पे आएगा, ये गिव मी सम PYQ, गिव मी सम PYQ। अब यहां पे आप PYQ के लिए क्या करना चाह रहे हो, अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री डाल सकते हो, पॉलिटी है तो पॉलिटी डाल सकते हो। मैं डालता हूं क्या, विटामिन डाल दूं, विटामिन फॉर बीपी ऐसे। आपको क्या कर लेना है, सिर्फ एक सिंपल सा क्या करना है, प्रॉम्प्ट डालना है, और ये गूगल सर्च करेगा और आपके पास देखो बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्टिंग से आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, अ की पॉइंट, की प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब समझेगा मेरी बात को, आंसर उन्होंने क्या किया है, विटामिन के भी दिया है। अब इसके अलावा आपका पर्निशियस एनीमिया, देखो एनीमिया नहीं है, ये क्या है, पर्निशियस एनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन कॉज ड्यू टू द सिविल डिफिशियंसी विच विटामिन, B6, B9, B12 और C। अब यहां पे आप सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि या तो इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट करें या तो फिर हाई करें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप सबसे पहले प्रॉम्प्ट डाला आपने, प्रॉम्प्ट डालने के बाद आपने क्या किया है, बेसिक क्वेश्चन आ गए, बेसिक क्वेश्चन करने के बाद आप क्या जाओ, है ना। अब यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, ये तो बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको लग रहा है ये तो बहुत बेसिक है, आप इसमें सिर्फ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालो, क्या डालने के लिए, हाँ टफ क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हो क्या, स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी आप डाल सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से विटामिन के बारे में, और इन्होंने क्या किया, आंसर के साथ दे दिया। अब इसी तरीके से आप एक काम हर टॉपिक में, जैसे मैंने कहा विटामिन, आप विटामिन से कितने क्वेश्चन करके चल जाओ, 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 50। उसी तरीके से डिजीज से 50। क्या आपको नहीं लग रहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी आ रहा है, आपके पास क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी आ रही है। आप हर समय अभी करना ही यही है कि 12 दिन का टाइम बचा है, आप इसी तरीके से हिस्ट्री में जाओ, इसी तरीके से ज्योग्राफी में जाओ। अब जैसे बजट की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बजट जो है वो इतना सारा है, हम कैसे इसको कैसे कवर करें। कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालना है कि गिव मी सम इंपॉर्टेंट, नॉट क्वेश्चन, सब गिव मी सम पॉइंट ऑफ बजट। आप इजीली कर सकते हैं। सर जैसे कि ये तो चलिए साइंस की बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने सब्जेक्ट में भी करंट की बात कर रहे थे, कुछ बच्चे करंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि सर करंट कैसे करें, तो क्या आप चैट जीपीटी से क्या कुछ करंट के क्वेश्चन भी करा सकते हैं? है कि जैसा कि आप जेमिनी में अभी जो मैंने करंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए उनको जेमिनी का यूज करके प्रैक्टिस करके एटलीस्ट चले जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर अभी आप ठीक ठाक, और समय है, जैसे मान लो कि आपको पढ़ने में बहुत देर तक रिवीजन किया, आप अब काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, आप जेमिनी का उस खाली समय में यूज करो, क्वेश्चन देख लो, गो थ्रू कर लो, चीज़ें आप बेहतर इसका यूटिलाइज कर पाओगे सारे विषय के लिए। ध्यान रखना लेकिन हाईलाइटेड टॉपिक जिनकी मैंने चर्चा किया उनको एटलीस्ट गो थ्रू करके जाना है, क्योंकि ये जो आखिरी 12 दिन हैं इसको जितना ज़्यादा आप अच्छे यूटिलाइज करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, मॉक जब आप रियल मॉक दे रहे होंगे यानी एग्जाम दे रहे होंगे वहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना। पहली बात, पहले अटेम्प्ट में उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है जिन क्वेश्चन पे आपको 100% कमांड है। दूसरा अटेम्प्ट में हमें उन क्वेश्चन के साथ जाना है जिनमें थोड़ा बहुत हमें कन्फ्यूजन है, बट अगर थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन और अंडरस्टैंडिंग यूज करेंगे तो उन सवालों को हम हल कर लेंगे। उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में हम बाकी चीज़ों पर काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न ऐसा आ गया, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, उसको लेकर के हम थोड़े रिजिड हो रहे हैं कि नहीं कैसे मेरे से सोल्व हो सकता। वो आपका टाइम किल करेगा, और न केवल टाइम किल करेगा बल्कि आपको स्ट्रेस बढ़ाएगा।
और वो 2 घंटे पेपर केवल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं है, आप कितना फ्री माइंड के साथ क्वेश्चन सोल्व करते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के पेपर सोल्व करोगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ इतने सिली मिस्टेक्स होंगे, आप वहाँ पे 2 घंटे में आपको ऐसा लग रहा होगा एग्जामिनेशन हॉल में कि आप ठीक आंसर कर रहे हो। जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, देन यू विल रियलाइज कि आपने बहुत सारे सिली मिस्टेक किए हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना और ऑल द बेस्ट। सर, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको जो कि मैंने करी थी क्लास में, क्वेश्चन को जब भी लोगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि सामने मेरे पास कितने क्वेश्चन है, ये हमेशा अपनाइएगा, आप 2 घंटे में कैसे मैनेज कर पाओगे। मान लेते हैं कि मेरे पास 10 क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, दस क्वेश्चन हो गया। आप समझो, ये हमेशा करके चलना, आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। सारे के सारे क्वेश्चन को देख पाना, कवर कर पाना इतना आसान नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि मैंने सबसे पहले, यानी कि जैसे एग्जाम हॉल में गए और आपके पास 20 से 30 मिनट का टाइम है, सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। दूसरा, 2 को देखा, नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। आपने क्या किया, 3 नंबर लग रहा है कि बन पा रहा है, आप इसी तरीके से जो लग रहा है 100% कॉन्फिडेंस है, आप क्या कीजिएगा, उस पर पहले टिक मारिए। एक बार आपने टिक मार लिया, आपको इतने लगभग मान लो आपको लग रहा है कि 25 से 50 क्वेश्चन आपको पूरी 100% आ रहा है, आपने पहले क्या कर लिया, उसको कर लिया। कोशिश करिए कि जो 100% आपको कॉन्फिडेंस है उसको पहले आप अपने ओमआर सीट पर क्या कर ले, फिल कर ले सबसे पहले। अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मेरे पास ऑप्शन टिक है कि मैंने कौन सा मार्क कर लिया। अब वापस से क्वेश्चन पढ़िएगा और आपको लग रहा है कि अब ये 1 नंबर क्वेश्चन मैंने कभी भी नहीं सुना, कभी भी नहीं पढ़ा, उसको छोड़ दीजिए। ओके, अब लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन में से मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, आप उसको क्या करेंगे, मार्क करेंगे। इसी तरीके से करोगे तो आप कम से कम फिर से क्वेश्चन देखोगे कि 7-8 मतलब 25 से 30 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि मामला कुछ बन सकता है। कुछ नहीं करना है, अब वापस जब आपने गोला कर लिया, वापस इस क्वेश्चन पे आओगे और आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बन पा रहा है, तब आप क्या करोगे, वहां पे वापस से टिक करेंगे। अभी ओमार फिल नहीं करना है, ध्यान रखना। और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या करेंगे, इस पर क्रॉस मारेंगे। इसी तरीके से आपके पास अब जो भी आपने गोला किया है उसमें आपको लगता है कि 20% 30% आप उसमें श्योर हो। अब बाकी ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है, अब टाइम बचा, तब जाके इस क्वेश्चन पे क्या करना है, टाइम देना है। और हम क्या करते हैं, ये 2 घंटे, देखो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल है। ये 2 घंटा, मैंने क्या बोला, जैसे आपसे मैंने कहा कि अगर आपको सेम क्वेश्चन 4 घंटे में दिया जाए तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सही करोगे, लेकिन 2 घंटे में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो आप अगर इस तरीके, ये मेरा तरीका है और मैंने इस तरीके को हमेशा आजमाया और ये सक्सेस है कि कम टाइम में आप कम से कम आपका जो ओमर सीट है, आप राइट क्वेश्चन को तो क्या नहीं करोगे, बाद में जाकर के जो प्रेशर होता है ना लास्ट समय का 30 मिनट बहुत प्रेशर होता है, उसमें अच्छे क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। और मुझे लगता है कि लगभग आज का ये सेशन आपके लिए सही रहा होगा। और ऑनलाइन बच्चे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके कमेंट को देख करके फिर उसमें आंसर कर सके। सो कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं सर, आखिरी पॉइंट यही है, ऑल द बेस्ट। कोई प्रश्न है, सजेशन? हाँ सर, जैसे चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग का जो नोट्स है उसको, जैसे एक चैट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसको स्कैन करके और चैट जीपीटी पे अपलोड कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट कि बीपीएससी और यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड आ जाए। तो वैसे काफ़ी सारे, मतलब 1-2 पेज से 50 to 60 क्वेश्चंस और काफ़ी अलग अलग तरीके से वो पूछ रहा है, तो उससे हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप कर तो सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकन हो गया। जब आपके पास ऑप्शन क्या है, जब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है तो आप यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप स्कैन करोगे फिर डालोगे तो टाइम टेकन हो गया। हालांकि वो भी ऑप्शन, नोट्स का रिवीजन अच्छे से हो जा रहा है, मतलब एक बार नोट्स पढ़ कर सकते हैं, और फिर उसको डाल दो। लेकिन क्योंकि टाइम अभी कम है तो मैं तो नहीं कहूंगा कि क्या करें आप इसको, आप क्वेश्चन को लेके वापस उस पर डालें। अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन डू इट। बट यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि टाइम हमें बचाना है, आज का ये सेशन केवल और केवल क्या है, उन बच्चों के लिए जो इस कम समय में कैसे कर सकते हैं। तो अच्छा, जैसे कि हम लोग का है कि अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठे हुए आज तक कभी भी। ये जो बीपीएससी का एग्जाम है, ये पहला ही एग्जाम है अभी तक। नहीं तो आपने मॉक तो दिया होगा? 1-2 मॉक लगाए। नहीं, एक और 2 मॉक दिया है तो आई एम सॉरी। मॉक बहुत जरूरी है। अगर आपने
हाँ फिर हम नहीं बचा पाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल कंडीशन। तो मॉक देना बहुत जरूरी है। Yes, sir. Thank ठीक you, है जी। चलिए जी। सर बीपीएससी अभी हाल फिलहाल में जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं जैसे एईडीओ और ऑडिटर वगैरह का भी, तो उसमें सर साइंस का क्वेश्चन जैसे केमिकल रिएक्शन तक भी क्वेश्चन आस्क किए, जैसे वुड्स फिटिंग, रिमर टिमर वगैरह। तो मतलब अभी बीपीएससी अपना डायनेमिक नेचर दिखा रहा है, तो क्या ये कंटिन्यू मतलब 70 सेकंड में भी देख सकते हैं क्या? नहीं देखिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अब बहुत एग्जाम में हो सकता है कि वो केमिकल रिएक्शन पूछे, बट आपके पेपर में केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं है। अब देखो, पूछने के लिए तो वो कुछ भी पूछ सकता है, हाँ। है ना। लेकिन जो ट्रेंड चला आ रहा है, हम उसी को फॉलो करेंगे। और सर जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच बताया है, हाँ, तो उसमें सर ई ऑप्शन बीपीएससी इंट्रोड्यूस कराई है, तो मतलब उसको सर कैसे हैंडल करें? मतलब स्टार्टिंग अब नहीं है, अब शायद अब हो गया। नॉट अटेम्प्ट कि आपने मतलब अटेम्प्ट पहले ही फिल कर दें या फिर लास्ट में करें? तो उसको कोई जरूरी नहीं है, वो तो नॉट अटेम्प्टेड है, आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, मुझे ऐसा लगता है, और आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा ये सेशन कैसा रहा। थैंक यू सो मच।